नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग आईएएस के टेस्ट कर रहे थे यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए, तो बता दें उसी में आज टेस्ट नंबर 2 रहेगा। और आप लोग करंट अफेयर पे न जाइए, करंट अफेयर इस चैनल पे पूरे 8 महीने कराए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, जो पेपर में छपेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय में उस पर क्यूज और पीडीएफ भी उस पर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया। दूसरा है, इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था। यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था। इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो देख लेते हैं क्या है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में क्या क्या जानकारी दी हुई है। उसमें क्या देखना है उन लोगों को, तो सही कथन को देखना है। इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया, ये सही दिया हुआ है। इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था, ये भी सही दिया हुआ है। यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था, तो ये भी सही दिया हुआ है। ये दिया इसने आमेर के शासक अजीत सिंह ने की मिर्जा की उपाधि दी थी, तो ये गलत दिया हुआ है। ये क्या हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ये चौथा नंबर गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा। ठीक है, पहले का डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो क्या दिया है, अजीत सिंह को दिया है। अजीत सिंह को नहीं बल्कि जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दिया था, तो ये जहादर शाह ने दिया था। कौन दिया था, जहादर शाह ने दिया था। इसलिए क्या है ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन है गलत दिया हुआ है। और बता दें कि अभी जो आरओआरओ का पेपर हुआ था, आरओआरओ प्रीलिम 2023 हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया है, उसमें देखिए तो ऐसे प्रश्न जो उत्तर मुगलकालीन जो मुगल सम्राट थे, उत्तर मुगलकालीन जो सम्राट थे, उसमें क्रोनोलॉजी के प्रश्न आए थे लगाने के लिए। शासकों का नाम दे दिया तो उसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो चलिए हम लोग उससे संबंधित एक फैक्ट है उसको देख लेते हैं क्या है। तो बहादुर शाह प्रथम जो है कि प्रथम ये उत्तर मुगलकालीन सम्राट होता है, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1707 से 1712 ईस्वी के लगभग रहता है। फिर उसके बाद से बहादुर शाह के बाद से कौन आता है, तो जहादर शाह आता है। कौन आता है, जहादर शाह आता है। जहादर शाह का टाइम पीरियड क्या होता है, 1712 से 1713 ईस्वी के लगभग। उसके बाद से फर्रुख सियर आता है। कौन आता है, फर्रुख सियर आता है, जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है, तो 1723 से 1719 ईस्वी तक रहता है। फिर मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह जिसे रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह, ये कब रहता है, 1719 से 48 ईस्वी के लगभग रहता है। फिर उसके बाद से अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद से अहमद शाह, तो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद से कौन आता है, तो आलमगीर द्वितीय आता है। कौन आता है, आलमगीर द्वितीय आता है। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, जिसकी टाइम पीरियड क्या है, तो 1754 से 1758 ईस्वी के लगभग रहता है। फिर आता है शाह आलम द्वितीय आता है। शाह आलम द्वितीय आता है, जिसका टाइम पीरियड आता है 1759 से 1806 ईस्वी के लगभग रहता है। फिर उसके बाद से कौन आता है, तो अकबर द्वितीय आता है। कौन आता है, अकबर द्वितीय आता है। ठीक है, अकबर द्वितीय आता है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1806 से 1837 ईस्वी के लगभग रहता है। फिर जो अंतिम देखा है तो मुगल सम्राट में बहादुर शाह जफर आता है। कौन आता है, बहादुर शाह जफर आता है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1837 से 1857 ईस्वी तक रहता है। ये 1837 से 1857 ईस्वी तक। और देखा है तो बहादुर शाह को क्या कहा जाता, तो बहादुर शाह को साहिब बेखबर भी कहा जाता था। बहादुर शाह को साहिब बेखबर भी कहा जाता था। ठीक है, और बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम इसको मुअज्जम था। क्या था, पूर्व नाम इसका मुअज्जम था। ठीक है, तो हमने जो मुगल सम्राट, उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे, उनके बारे में जाने। और ऐसे प्रश्न क्रोनोलॉजी में आजकल लगाने के लिए आ रहे हैं, तो अभी हमने बताया ऊपर। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर प्रश्न यह है कि हैदर अली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। इसे 1756 ईस्वी में डिंगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया। इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई। फिर क्या दिया है, इसने पोर्टनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। तो देख लेते इसमें कौन सा कथन सही है, सही उत्तर को चुनना है। तो हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया, ये सही दिया हुआ है। इसे 1756 ईस्वी में डिंगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। ये जो है कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, इसमें कूट के माध्यम से देखना है। आगे देख लेते हैं क्या है। इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु का मूर्ति अंकित करवाई थी। इसने पोर्टनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। तो इसमें क्या देखना है, तो कौन सा कथन इसमें गलत है, ये देखना है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। हैदर अली के संबंध में क्या है, हैदर अली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। इसने 1756 ईस्वी में डिंगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया।
तीसरा दिया इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई। चौथा देश ने पोर्टनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, उत्तर इसको चुनना है। तो बता दें, जो हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसने 1756 ईस्वी में डिंडगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया। तो ये क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा है, इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्के पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी, ये भी सही दिया हुआ है। चौथा, इसने पोर्टनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, तो ये देखें तो ये आपका गलत दिया हुआ है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। तो हैदर अली देखिए तो डिंडीगुल के किले का फौजदार कब नियुक्त हुआ, 1755 ईस्वी के लगभग होता है। कब होता है, 1755 ईस्वी के लगभग दिया है। इसमें क्या दिया, 1756 ईस्वी दिया हुआ है। और बता दें कि 1760 ईस्वी में वो क्या किया, तो 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर शासक घोषित किया और इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्के पर शिव पार्वती विष्णु का मूर्ति अंकित करवाई, ये भी सही दिया हुआ है। बल्कि यह अंग्रेजों को कब हराया था, तो ये अंग्रेजों को पोर्टनोवा के युद्ध में, ये अंग्रेजों का किया तो पराजित, ये हार गया था पोर्टनोवा के युद्ध में, अंग्रेजों से हार गया था, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कथन 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। और हम लोग थोड़ा सा इस जो मैसूर संबंध था उसके बारे में जानते हैं, अंग्रेजों के जो मैसूर संबंध उसके बारे में जानते हैं। तो हैदर अली क्या था, तो हैदर अली ये मैसूर का शासक था, क्या था, तो मैसूर का शासक था। और क्या है, और उसमें क्या क्या फैक्ट है, इससे आते हैं। तो हैदर अली की मृत्यु देखिए तो कब होता है, तो 1782 ईस्वी के लगभग होता है, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर जो चलता है इसी दौरान होता है। और हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन होता है, तो इसका पुत्र टीपू सुल्तान होता है। कौन होता है, टीपू सुल्तान होता है। और 1787 ईस्वी में, कब, तो 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी क्या किया, श्रीरंगपट्टनम में क्या किया, तो बादशाह की उपाधि को धारण किया। और उसमें राजधानी कहाँ, तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। कहाँ पर, तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, ठीक है। और देखा है तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होता है, तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कब होता है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका मृत्यु हो जाता है। कब, तो 1799 ईस्वी के लगभग। और टीपू सुल्तान को तो शेर मैसूर भी कहा जाता है, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से एक का सही, कौन सा एक सही नहीं है। अल्बीपुरम आंदोलन 1818 ईस्वी में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया। दूसरा बी दिया है, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया। तीसरा है, सी दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के केलप्पन द्वारा चलाया गया। तो इसमें क्या है, क्या देखना है, कौन से एक सही नहीं है। तो अल्बीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में नारायण राव गुरु द्वारा चलाया गया, बिल्कुल सही दिया हुआ है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामस्वामी नायकर द्वारा चलाया गया, भी सही दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना कब होता है, तो 1924 ईस्वी में होता है। और डी दिया है, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के केलप्पन द्वारा चलाया गया, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ। तो क्या होगा इसका ऑप्शन कौन सा एक सही नहीं है, तो सी इसका जो है कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि बहिष्कृत हितग्राही सभा कब स्थापित होता है, 1924 ईस्वी के लगभग होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें तो क्या दिया, एक और कुरीतियाँ दिया है, क्या दिया, एक और कुरीतियाँ दिया है और एक समाप्तकर्ता दिए हैं कि कौन उसको समाप्त किया जो कुरीति थी समाज में। तो ठगी प्रथा क्या दिया है, कर्नल स्लीमन दिया है। शिशुवध किसको दिया, तो वेलेजली को दिया है। नरबली प्रथा किसको दिया है, तो हार्डिंग दिर्ती को दिया है। दास प्रथा किसको दिया है, तो एलनबरो को दिया है। तो देखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ठगी प्रथा कर्नल स्लीमन ने सही दिया हुआ है। शिशुवध वेलेजली ये भी सही दिया हुआ है। नरबली प्रथा ये हार्डिंग दिर्ती का नाम दिया, गलत दिया हुआ है। और दास प्रथा एलनबरो ने समाप्त किया था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं और बता दें कि जो नरबली प्रथा था किसने समाप्त किया था, तो नरबली प्रथा को तो हार्डिंग दिर्ती ने, किसने, तो हार्डिंग दिर्ती ने इसको समाप्त किया था, ठीक है। नरबली प्रथा को किसका नाम आता है, तो नरबली प्रथा को समाप्त करने में हार्डिंग प्रथम का नाम आता है। किसका, तो हार्डिंग प्रथम का नाम आता है, न कि दिर्ती का नाम आता है। और देख लेते हैं जो सामाजिक सुधार अधिनियम थे, कौन कौन से थे सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये शिशुवध प्रतिबंध किसने किया था, तो ये सर जॉन शोर ने किया था। किसने किया, सर जॉन शोर ने किया था, ठीक है। और वेलेजली का भी नाम आता है, वही सर जॉन शोर का पूरा नाम क्या था, सर जॉन शोर वेलेजली था। और सती प्रथा किसने बंद किया था, सती प्रथा
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। वही दास प्रथा देखा है तो दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो तो लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसके? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में क्या करते हो, दासता को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वही उसके बाद से एक आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, कौन समाप्त करता है? तो ये लॉर्ड कैनिंग समाप्त करता है 1856 ईस्वी के लगभग। और नेटू मैरिज एक्ट आता है, ये कब समाप्त होता है? तो 1872 में। ठीक है, लॉर्ड किसके द्वारा? तो नॉर्थबुक के द्वारा। ठीक है, नॉर्थबुक के द्वारा। वही एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट इसको कौन समाप्त करता है? तो लैंसडाउन का नाम आता है इसमें। तो ये कब करते हैं? 1891 ईस्वी में, जिसके लिए क्या किया? तो लड़कियों की आयु, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद शारदा एक्ट का नाम आता है, तो ये कौन समाप्त करते हैं? तो इरविन समाप्त करते हैं 1930 ईस्वी के लगभग, जिसमें विवाह के लिए लड़कियों की उम्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 14 वर्ष, वही लड़कों का तो 18 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट एक और क्या दिया? तो एक और समाचार पत्र दिया है, एक और उसकी भाषा दी हुई है। तो बंगाल गजट की कौन सी भाषा थी? तो अंग्रेजी थी, एक से सही दिया हुआ है। और वही बंगाल गजट की स्थापना कौन करता है? तो जेम्स ऑगस्टन हिकी का नाम आता है। किसका? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम आता है। और एक कब होता है? तो ये 1780 ईस्वी में। कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में होता है। वही बताते कि बंगाल गजट क्या था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा समाचार दर्पण, तो ये भी बांग्ला, ये भी सही दिया हुआ है। वही ये मुंबई दर्पण की स्थापना कब होता है? तो मुंबई दर्पण की स्थापना कौन करता है? तो संपादक इसका कौन रहते हैं? तो मुंबई दर्पण के संपादक कौन रहते हैं? तो ये बाल शास्त्री का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो बाल शास्त्री का नाम आता है। और ये कैसे था? तो ये मराठी भाषा में निकलता था, मराठी भाषा में निकलता था। और ये दिग्दर्शन कौन निकलता? तो जेसी मार्समैन का नाम आता है। किसका? तो जेसी मार्समैन का नाम आता है। और किस भाषा में था? ये गुजराती में नहीं बल्कि किस में था? तो ये बांग्ला में था। किस में था? तो बांग्ला में था। इसलिए क्या है? ये गलत दिया हुआ है। बाकी क्या है? सभी सही है। तो इसमें क्या देखना है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डी इसमें गलत दिया हुआ, बाकी सब क्या है? तो सही है। एक देखिए तो पत्र एक मद्रास कुरियर निकलता है 1784 में। कहाँ से? तो मद्रास से। ये क्या था? तो मद्रास में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। और बता दें कौन कौन से थे? तो मिरातुल अखबार था। कौन सा था? मिरातुल अखबार था, मिरातुल अखबार। ये कब निकलता था? तो मिरातुल अखबार ये 1822 में कलकत्ता से। कब से? 1822 में कलकत्ता से, जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा निकलता है। और उसके बाद से जामे जहनुमा भी निकलता है पत्र। ये एक अंग्रेजी फर्म द्वारा ये संस्थापक रहते हैं इसके। और एक बहुत निकलता है 1822 ईस्वी में। कहाँ से? तो कलकत्ता से। उर्दू में ये प्रथम समाचार पत्र था। बंगदूत एक पत्र है। बंगदूत कब निकलता है? तो बंगदूत जो है कि 1822 में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और कौन कौन इसमें रहते हैं? इसके संपादक कौन कौन रहते हैं? संस्थापक तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य रहते हैं। और देखा है तो ये बंगदूत 4 भाषाओं में निकलता है। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो अंग्रेजी है, बांग्ला है, हिंदी है, फारसी है और साप्ताहिक था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न की 6 नंबर कि सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोधता समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? कौन कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया है। बी दिया एनी बेसेंट, सी दिया है CR दास, डी दिया है मोतीलाल नेहरू। तो किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था। किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। तो देखिए इसमें क्या है, ये दोनों कथन सही दिए हुए हैं, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। बल्कि तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ये, और उसका व्याख्या देखिए तो ये नहीं करता है। आप लोग ऐसे जो प्रश्न है आप इसमें क्योंकि लगाइए। ठीक है, क्योंकि लगाइए। और जो आप लोग हमने मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज कराया, इस प्लेलिस्ट आपको बना के दिया गया है आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम मैंने हर एक टॉपिक कराया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आप लोग उसको अवश्य देखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों कथन तो सही है पर कारण की नहीं पुष्टि करता, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसका बी हो जाएगा। क्या इस नंबर का? तो 7वें का ये बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों 7वें क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 7वें का बी हो जाएगा, देख लेते हैं क्यों। तो देखा जाए तो मुस्लिम लीग था ने क्या किया, तो क्रिप्स प्रस्तावों को 2 आधारों पर अस्वीकार किया। एक तो उनके लिए जो संविधान निर्माती संस्था थे वो क्या करते, तो पृथक निर्वाचक मंडल
को मान्यता नहीं दी गई थी, और दूसरा क्या था तो उनके भारत विभाजन को मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। और ट्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण की व्यवस्था की गई थी जिससे पूर्ण उपनिवेश का क्या होता उसको दर्जा प्राप्त होता था, उसे राष्ट्रकूट से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार क्या है, कथन और कारण दोनों जो है कि सही है, बल्कि क्या है ये कारण उसका पुष्टि नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 7वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई, वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। तो देखिए 8वें क्या हो जाएगा, दोनों इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर को नीति अपनाई और वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को भी स्थापित करना चाहता, तो इसलिए क्या हो जाएगा 8वें का ये हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद ये तुर्काने चिलगानी जो इल्तुतमिश ने स्थापना करता है, उसके ये तुर्काने चिलगानी को बलबन क्या करता है, जिसको समाप्त कर देता है। और जो इसके साम्राज्य में जो विद्रोह और मंगोल आक्रमण थे, वो सरकार के अस्तित्व को क्या करते थे, उसको प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इन सभी से निपटने के लिए बलबन ने क्या किया, तो रक्त और लौह कठोर नीति अपनाई, और रक्त और लौह की नीति के नाम से भी ये जाना जाने लगा। और देखा जाए तो बलबन के बारे में एक दो फैक्ट और भी पूछ लेता है कि उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दिया था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या किया, तो उलूग खां की उपाधि को दिया था। और एक चीज़ और पूछता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया, तो बलबन ने किया था। किसने किया, तो बलबन ने किया था। और देखा जाए तो नवरोज जो नवरोज जो त्यौहार था, उत्सव था, फारसी साल का पहला दिन होता था, उसको भी इसने क्या किया, तो उसको भी इसने बलबन ने फारसी रीति रिवाज में उसको प्रारंभ करवाया। और देखा जाए तो बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन है, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन आते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे, तो क्या कहलाती थी। ए दिया है भंडारवाद ग्राम, बी दिया है उम्बली ग्राम, सी दिया है कुटकी ग्राम, डी दिया है मट्ठापुर भूमि। तो बता दें जो विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और जो ग्राम के किसानों को राज्य को कर देते थे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको भंडारवाद ग्राम कहा जाता है। उसको भंडारवाद ग्राम कहा, तो 9वें का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यह सीधे क्या थे, तो ये सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि थी और इन्हें ग्रामों किसानों के राज्य को कर देते थे। वही देखे तो उम्बली क्या था, तो उम्बली जो है कि यह ग्राम को कुछ सेवाओं के बदले प्रदान की गई भूमि थी। और यह क्या था, तो एक ऐसी भूमि थी जो लगान मुक्त भूमि थी, यह लगान मुक्त भूमि थी। वही कुटकी का देखे तो कुटकी क्या था, तो कुटकी जो है कि ये पट्टे पर दी गई भूमि होती थी। क्या होती थी, तो पट्टे पर दी गई भूमि होती थी। और यह नगद या जिन्स के रूप में भी उपज का अंग था। क्या था, तो उपज या अंग था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सी विशेषता आईने दासाला पद्धति की नहीं है। यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व न था। बी है आईने दासाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप था और यह 10 वर्ष की स्थायी व्यवस्था थी। तो देखा जाए तो कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, ये देखना हम लोग को। तो यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व न था, ये सही दिया हुआ है। बी दिया है आईने दासाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता, तो भी सही दिया हुआ है। और सी दिया यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधार रूप था, तो ये भी सही दिया हुआ है। यह 10 वर्ष के लिए अस्थायी व्यवस्था थी, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 10 वर्षों की अवस्था के लिए नहीं, बल्कि ये राज्य को इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता था, करने का इसमें अधिकार था और परिवर्तन किया जा सकता था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और आईने दासाला पद्धति किसने चलवाया था, तो ये अकबर द्वारा चलवाया गया था। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा चलवाया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि 11 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल सूरकोटड़ा तथा धौलावीर खंबात की खाड़ी में स्थित है। दूसरा दिया हड़प्पा स्थल लोथलता रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, तो कौन कौन से सही है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देखना है तो हड़प्पा स्थल सूरकोटड़ा धौलावीर खंबात की खाड़ी में स्थित, गलत दिया हुआ है। हड़प्पा स्थल लोथलता रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये भी गलत दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी स्थापना इसकी खोज कब होता है, तो 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा होता है। और सिंधु सभ्यता ऐसी सभ्यता जिसे आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में भी इसको रखा जा सकता है।
और बता दें कि जो हड़प्पा कालीन स्थल था वो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है। जैसे कि गुजरात क्षेत्र में पाए जाने वाला स्थल दो भागों में है। कौन कौन सी? तो एक कच्छ की खाड़ी है, एक कच्छ की खाड़ी, ये क्या है, एक खंबात की खाड़ी है में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी में देखा जाए तो कच्छ की खाड़ी में जो 3 प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो देसलपुर है। कौन कौन सा? तो देसलपुर है, सुरकोटड़ा है, ठीक है। और उसके बाद से कौन सा है? तो धौलावीरा है। जबकि वही खंबात की खाड़ी में देखें तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सा स्थल स्थित है? तो लोथल है, रंगपुर है और रोजदी है, ठीक है, रोजदी है। ये कहाँ पर है? तो ये खंबात की खाड़ी में। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार जो दोनों जो कथन है ये गलत दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, निम्न में से कौन सा एक सही इसमें सुमेलित नहीं है? तो घोर अक्रियवादी क्या दिया है संस्थापक? तो अजित केशम कलीन दिया है। बी दिया है अनिश्चयवादी, जो जिसकी स्थापना संस्थापक कौन दिया? संजय बेटलीपुत्र दिया है। सी दिया है भौतिकवादी, जिसके संस्थापक कौन दिए? तो पकुद कचायन दिए हैं। डी दिया आजीवक मखलीपुत्र घोषाल दिए हैं। तो इसमें कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखना है। तो 12 क्या हो जाएगा? 12 का ये घोर अक्रियवादी जो संस्थापक थे ये नहीं थे, बल्कि कौन थे? तो ये पूर्ण कश्यप थे। कौन थे? तो पूर्ण कश्यप थे, ठीक है। और जो यही अजित केशम कलीन का नाम आता है ये कौन थे? तो ये नितांत भौतिकवादी थे। कौन थे? नितांत भौतिकवादी थे, ठीक है। इनका मानना क्या था? तो इनका मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं है, बचता है। वही पकुद कछायन का मत है कि ये क्या है? भौतिकवादी हैं, बल्कि पुनर्जन्म कर्म को ये क्या करते? तो ये नकारते थे। और अनिश्चयवादी क्या दिया है? संजय बेटलीपुत्र ये भी सही दिया हुआ है। भौतिकवादी का पकुद कछायन ये भी सही दिया हुआ है। आजीवक का मखलीपुत्र घोषाल ये भी सही दिया हुआ है। और इसमें और कौन कौन से हुए ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन लोग हुए। तो देखा जाए तो एक और संप्रदाय है, एक और संस्थापक है। तो आजीवक का अभी हम लोग देखें मखलीपुत्र घोषाल हो गए। घोर अक्रियवादी के कौन हो जाएंगे? तो पूर्ण कश्यप हो जाएंगे। वही दीक्षावाद के कौन थे? तो आचार्य अजित थे। कौन थे? आचार्य अजित थे। भौतिकवादी के देखें तो भौतिकवादी के पकुद कचायन थे। कौन थे? तो पकुद कचायन थे, जो भौतिक दर्शन संबंधित थे। वही अनिश्चयवादी यानी कि अनिश्चयवादी कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो संजय बेटलीपुत्र थे। कौन थे? संजय बेटलीपुत्र थे, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार देखें। अब आगे देखते हैं और देखा जाए तो आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि निम्न में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलता है? तो ए स्तंभ लेख से, बी दिया है बृहद शिलालेख से, सी दिया है लघु शिलालेख से, डी दिया है गुहा लेख से। तो बता दें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किससे मिलता है? तो ये लघु शिलालेख से मिलता है। किससे मिलता है? तो लघु शिलालेख से मिलता है। और देखा जाए तो जो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें ये मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे कि ये जो सम्मिलित नहीं उसे लघु शिलालेख कहलाते हैं। और अशोक ने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किसमें मिलती है? तो ये लघु शिलालेख से मिलती है। जैसे कि और भी जो लेख है मास्की लघु शिलालेख है, इसमें क्या क्या बुद्ध ने अशोक को क्या क्या बुद्ध शाक्य कहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या दिया है? तो संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन संस्थाओं पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास से के अधीन हो। देखिए इसमें क्या देखना है, तो कौन सी इसमें सही है? तो अनुच्छेद 28 में क्या है कि अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह व्यवस्था उन संस्थानों पर लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास से के अधीन हो। तो ये गलत दिया हुआ है। ये क्या है? गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल और केवल क्या दिया इसमें? तो कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा इसमें सही है? तो केवल बी इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का ये हो जाएगा इसमें।